हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी मई 2023 में एक वैकेंसी निकालती है जेई लेवल के पोस्ट को फिल करने के लिए। कुछ 1500 से ज़्यादा सीट्स की ये वैकेंसी होती है, जो JDLCCE 2023 जिसका नाम है। एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड आपका अगस्त में रिलीज़ किया जाता है। एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है राज्य के 5-6 बड़े शहरों में, जहां ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की सुविधा उपलब्ध रहती है, जिसमें अलग अलग डेट्स में एग्ज़ाम्स होते हैं। एग्ज़ाम स्टार्ट होता है आपका 28 सितंबर 2023 से, फिर 30 सितंबर, फिर 1 अक्टूबर, फिर 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, इसी तरीके से 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को भी आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। इतने सारे वेरिएशंस, इतने सारे अलग अलग शिफ्ट में जब एग्ज़ाम लिया जाता है, तो एग्ज़ाम स्टार्ट होता है 28 सितंबर से। एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हो रहा है, जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं कुछ कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम हो रहा है, बाकी कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम जो है वो अब अपने डेट का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर 13 अक्टूबर को जेएसएससी का एक नोटिफिकेशन आता है, जिसमें वो कहते हैं कि 28 सितंबर को रांची में स्थित शिवा इन्फोटेक में जो कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम लिया गया था, वो एग्ज़ाम अपरिहार्य कारणों से रद्द की जाती है। जेएसएससी इस चीज़ को स्पष्ट नहीं करता है कि ये एग्ज़ाम किन वजहों से रद्द की गई, उस सेंटर पे ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम रद्द किया गया। ये 13 अक्टूबर को ये आता है, जब 13 अक्टूबर को भी एग्ज़ाम हो रहा है, 14 अक्टूबर को भी एग्ज़ाम हो रहा है। फिर से नोटिफिकेशन आता है जिसमें कहा जाता है कि 13 अक्टूबर को जो नोटिस आया था, जिसमें 28 सितंबर को जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था वो कैंसिल कराया गया था कुछ चुनिंदा आपके सेंटर्स पे, जैसे कि शिवा इन्फोटेक जो नाम उन्होंने बताया, उसका एग्ज़ाम 18 तारीख को उसका फिर से एडमिट कार्ड जारी किया गया और कहा गया कि 18 अक्टूबर को इसी दिन वालों स्टूडेंट्स का दोबारा एग्ज़ाम होगा। ऑब्वियसली क्वेश्चन आपका दूसरा दिया जाएगा। अब इसमें जो अभी तक सारी चीज़ें ठीक चल रही थी, एग्ज़ाम 20 अक्टूबर तक सारे होते हैं जो पहले से निर्धारित थे, और 18 अक्टूबर को होते हैं जो 28 सितंबर को जिनका एग्ज़ाम कैंसिल किया गया था। अब इसमें बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें निकल के बाहर आती हैं जब एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। सारे स्टूडेंट्स अपने सोशल मीडिया पे जब बहुत सारी बातें रखते हैं, बहुत सारे दूसरे कैंडिडेट से बात करते हैं, तो ये पता चलता है कि 28 सितंबर, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर ये जो शुरू के 3 दिनों के एग्ज़ाम थे, जो कि खास करके सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो एग्ज़ाम लिए गए थे, जो 1500 सीट्स निकले थे, जो कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए सिर्फ आपके निकले थे, तो उसमें आपको 28, 30 और 1 अक्टूबर वाले जो पेपर्स हुए थे उसमें एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ही ज़्यादा रखा गया था। इतना ज़्यादा कि एग्ज़ाम 720 नंबरों का था, 240 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले थे, जो हर एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स था और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी था। हर एक क्वेश्चन रॉन्ग होने पे 1/3 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाता। ये एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट हुआ कि ओवरऑल इन 3 दिनों के जो स्टूडेंट्स हैं, जो 28 तारीख, 30 तारीख और 1 अक्टूबर को जो पे लोग एग्ज़ाम दिए थे, उनका कट ऑफ, उनका जो एवरेज है वो बहुत ही गिर जाता है, बहुत ही कम रहता है। अगर इसको नंबर्स में बताया जाए तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 720 में 200 नंबर आता है, किसी को 250, किसी को 300। उनके जो टॉपर्स होते हैं वो किसी 400 के रेंज में घूम रहे होते हैं। मतलब 720 में आपको 400 नंबर उस 3 दिनों के जो टॉपर्स हैं उनको आ रहा है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा होगा। अब जब ये 28, 30 और 1 को जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, जब वो एक सेंटर से बाहर जो स्टूडेंट आते हैं, जब वो अपने अलग अलग यूट्यूब चैनल्स को अपना इंटरव्यू देते हैं, न्यूज़ चैनल्स को इंटरव्यू देते हैं, उसमें वो बताते हैं कि क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा था, क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट पूछे जा रहे हैं। अब स्टूडेंट उसी हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं, जो लोग जो रिव्यूज़ लेते हैं, ताकि एग्जामिनेशन का पैटर्न समझ में आ जाए। अब 4 अक्टूबर से जैसे ही एग्ज़ाम बाकी शिफ्ट का जो शुरू होता है, उसका डिफ़िकल्टी लेवल सडनली ख़त्म हो जाता है और वो सारे पेपर को एक तरह से इजी कंसिडर किया जाता है। वो क्वेश्चंस अभी भी डिफ़िकल्टी माने जाते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जहाँ पॉजिटिव नेगेटिव मार्क्स की बात हो रही है, तो वहाँ आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। फिर भी स्टूडेंट्स जब उसको एग्ज़ाम को देते हैं, तो उसमें जैसे आपको एग्जांपल के लिए 5 अक्टूबर का एक डेट का एक एग्जांपल देते हैं कि 5 अक्टूबर को जो टॉपर कैंडिडेट है उसका कुछ 580 मार्क्स आता है 720 में।
जो कि कंपैरिजन टू जो 28 सितंबर, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को जो लोग एग्जाम दिए थे उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा माना जाएगा, क्योंकि उसके टॉपर्स 400 के आसपास है और इसके टॉपर्स 570, 575 के रेंज में है। तो ऑब्वियसली समझ में आता है कि डिफिकल्टी लेवल एग्जाम का सडनली ईजी की तरफ हो गया, जो पहले मॉडरेट टू टफ कंसिडर किया जा रहा था। अब जब इजी के तरफ हुआ तो 4 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक हर एक एग्जाम, ध्यान देने वाली बात यह है कि 28, 30 और 1 अक्टूबर को छोड़ के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं ओवरऑल उन सारे के जो आपके एवरेज हैं, जो मार्क्स लाने का जो एवरेज है, जो आपके टॉपर्स के मार्क्स है, वो सारा इंक्रीज हो जाते हैं। जो सारे स्टूडेंट्स जो 28, 30 और 1 को एग्जाम दिए थे उनको 200, 250 का एवरेज है, और जो आपको 4 से उसके बाद जो एग्जाम दिए 20 अक्टूबर तक, उन सारे का एग्जाम का लेवल जो है उसमें जो एवरेज है जो मार्क्स का वो 320, 310 के आसपास हो जाता है, जो 200 के आसपास, 180 के आसपास था 28, 30, 1 वालों का। आप कह सकते हैं कि डबल के आसपास आपका जो है वो लगभग पहुंच गया है शिफ्ट का एवरेज। जो 28 सितंबर, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर वालों का एवरेज 180 के आसपास घूम रहा है, वही 4 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर वालों का एवरेज 300 से 305, 310 नंबर के आसपास घूम रहा है। अब ये डिफरेंस आपका आना यहाँ पे शुरू हो गया। अब जब 28 सितंबर, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर वालों का एग्ज़ाम अगर डिफ़िकल्ट था और फिर 4 तारीख से सडनली वो आपका एग्ज़ाम इजी हो जाता है, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। लेकिन जब 28 तारीख वालों में शिवा इन्फोटेक वालों का एग्ज़ाम कैंसिल होता है, उनका एग्ज़ाम जब 18 अक्टूबर को होता है, तो सडनली फिर जब क्वेश्चन का लेवल इजी चल रहा था 17 अक्टूबर तक, वो 4 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक क्वेश्चन का लेवल इजी चल रहा था, अचानक से फिर से 18 अक्टूबर को शिवा इन्फोटेक वालों का जब एग्ज़ाम होता है तो फिर से उनका क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आ जाता है, और फिर वापस 20 अक्टूबर को जब एग्ज़ाम होता है जो बाकी कैंडिडेट्स का हो रहा है, तो सडनली वो आपको फिर से क्या होता है, ईजी हो जाता है। मतलब एक इसमें एक पैटर्न अब जो कि नज़र आने लग गया स्टूडेंट्स को, कि ऐसा क्या डेडिकेशन कुछ दिखने लग गया लोगों को कि 28 सितंबर, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर वाले के जो कैंडिडेट्स हैं, अगर 28 वाले में किसी का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, दोबारा जब उनका एग्ज़ाम होता है, तो अब जब एक पैटर्न को ही देख रहे हैं कि सडनली सारे शिफ्ट ईजी हैं, अचानक से फिर से 28 सितंबर वालों का पेपर 18 अक्टूबर को होता है और वो फिर से डिफ़िकल्ट ही हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें जो हम डिफ़िकल्ट और इजी बता रहे हैं, अब इसको समझिए कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम्स अलग अलग शिफ्ट में होते हैं तो क्वेश्चन का लेवल एक जैसा रख पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस अलग बनाए जाते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स कोई एक पार्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस में डिफ़िकल्टी फील करते हैं, किसी दूसरे में नहीं करते हैं। तो ये गेट के एग्ज़ाम में भी होता है, जो बीटेक पास करके लोग गेट का एग्ज़ाम देते हैं इंजीनियरिंग में, उसमें भी ये नॉर्मलाइजेशन होता है। एसएससी जेई का भी एग्ज़ाम होता है, वो भी अलग अलग शिफ्ट्स में होता है, आपके टोटल 8-9 शिफ्ट्स के आसपास हर ईयर देखने को मिल जाते हैं, उसमें भी आपको ये नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा एक मेथड है जिससे ये जो डिफरेंस होता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने का, जिनको डिफ़िकल्ट आया ऑल ऑफ ए सडन उनको कम मार्क्स आ जाता है, जिनको ईजी हो जाता है उनको ज़्यादा मार्क्स हो जाता है। तो क्योंकि एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रखना है, अदरवाइज शिफ्ट वाले एग्जाम्स फिर होएंगे ही नहीं। अब अगर क्योंकि डिपार्टमेंट के साथ मजबूरी है कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हो गए तो उनको शिफ्ट में ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इससे ये मेथड निकल के आया है जिसको हम लोग नाम देते हैं नॉर्मलाइजेशन। ये जो इक्वालिटी की हम लोग बात कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब नॉर्मलाइजेशन गेट में भी होता है, गेट में मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट में सिविल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होता है, तो उनका जो नॉर्मलाइजेशन होता है 2-4 नंबर का उसमें डिफरेंस होता है। जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले का एग्ज़ाम क्वेश्चन कंडक्ट जो आता है एग्ज़ाम में, जो आफ्टरनून शिफ्ट वाले का आता है, जिसमें से जो डिफ़िकल्ट होता है उनको 3-4 मार्क्स बोनस मिल जाता है। तो वो बोनस गलत इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो इवनिंग शिफ्ट वाले का अगर पेपर इजी था तो उनको वैसे ही एक्स्ट्रा मार्क्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आ गया है। तो उसको इक्वल करने का एक तरीका है जो नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के एवरेज को ध्यान में रखते हुए। एसएससी भी अपने एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, वो भी नॉर्मलाइजेशन करती है। 10 नंबर से 15 नंबर के आसपास का नॉर्मलाइजेशन एसएससी के एग्जाम्स में भी लास्ट ईयर तक में देखने को मिला है। कैंडिडेट ऐसे भी मिले हैं जिनको 99 मार्क्स आया है प्री में, और क्योंकि कट ऑफ 110 गया है और उनका जो फाइनल मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आया वो 110.5 आया है। तो मतलब है कि 11.5 मार्क्स का भी नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है। ये एग्जैक्ट डेटा है कैंडिडेट्स का। तो
जब 11 मार्क्स का एसएससी में आता है नॉर्मलाइजेशन, इजी शिफ्ट और टफ शिफ्ट के डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए, गेट में 3 से 4 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन आता है। जेएसएससी जब एग्जाम कंडक्ट कराती है, आप सीक्वेंस समझिए, जब 20 अक्टूबर तक एग्जाम हो जाता है उसके बाद आपको फिर उसका आंसर की आने में डिले होता है। एग्जाम कंडक्ट कराती है इंडिया की बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जिसको हम लोग टीसीएस कहते हैं। टीसीएस ये एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। टीसीएस का रेपुटेशन ऐसा है कि टीसीएस ही आपको एसएससी जेई का भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, और रेपुटेशन के मामले में वो कहीं पीछे नहीं है। ऑथेंटिसिटी जो एग्जाम्स के उनके प्रोसेस है वो सारे हमेशा से वैलिड है, प्रूवन है। अब एक जनरली जो आंसर की होता है ऑनलाइन एग्जामों में, वो 3 से 4 दिन लगता है हार्डली उसको पब्लिश होने में। 3 से 4 दिन में ये आना चाहिए था, लेकिन 20 अक्टूबर को एग्जाम खत्म होने के बाद 29 नवंबर को आपको आंसर की आता है, जो कि लगभग 40 दिन के बाद आता है। आंसर की जब देती है जेएसएससी, क्योंकि एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी टीसीएस है, हम लोग टीसीएस के बारे में डिस्कशन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग जेएसएससी का फॉर्म भरे, हम लोग जेएसएससी से आंसर्स अपने मांगते हैं। जब जेएसएससी आंसर की रिलीज करती है और उस आंसर की में जो आंसर्स बताए जाते हैं जिन भी क्वेश्चंस के, उसमें से लगभग हर शिफ्ट में 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग होते हैं, जो कि जो कंडक्टिंग एग्जाम जो कंडक्ट कराती है एजेंसी, वो जो आंसर्स प्रोवाइड करती है, जैसे टीसीएस ने जो आंसर्स दिया वो आपको बहुत ज़्यादा ही मतलब वो ब्लैंक, वो आपको क्या थे कि वो आपको रॉन्ग थे, उसमें कोई डाउट नहीं था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिनके 2-3 ऑप्शंस राइट भी दिख रहे थे। फिर जेएसएससी एक अल्टीमेटम देती है, 3 दिसंबर का डेट प्रोवाइड करती है कि इसके पहले पहले आप लोग अपने क्वेरीज को रेज कर सकते हैं। आंसर की में जो भी आपको क्वेरी लग रहा है, सारे स्टूडेंट्स अपने अपनी क्वेरीज को रेज करते हैं। 31 दिसंबर को फिर से आपको 12 जनवरी को आपको आंसर की वापस रिवाइज होकर के आता है, और पता चलता है कि उसमें हर शिफ्ट में जो लगभग 10-15 क्वेश्चंस का जो एवरेज था, जो स्टूडेंट्स को लग रहा था कि रॉन्ग है, वो टेक्स्ट बुक के रेफरेंस से उनको लग रहा था कि रॉन्ग है, उसमें से हर शिफ्ट से 5-6 का एवरेज आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर टोटल 15-16 था तो 7-8 के लगभग का आपका टोटल जो है वो कंसिडर किया गया क्वेश्चंस, और बाकी रिमेनिंग 7-8 क्वेश्चंस नहीं कंसिडर किए। अब ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है क्योंकि हर शिफ्ट में क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग थे जो जिसके क्वेरी सेंड किए गए थे। तो 50% क्वेश्चंस का आंसर को कंसिडर किया गया स्टूडेंट के फेवर में, 50% को डिपार्टमेंट कंसिडर नहीं करता है। एग्जाम कंडक्टिंग जो भी कॉपी चेक करते हैं वो कंसिडर नहीं करता है। अभी भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो जीके के भी क्वेश्चंस हैं जिसमें किसी एक रिवर की ट्रिब्यूटरी को रॉन्ग बताया गया है, वैसे वैसे भी क्वेश्चंस है जो जेएसएससी या कहे तो टीसीएस उसको कंसिडर नहीं करता है, और वो रॉन्ग ही रह जाते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि नेगेटिव हो करके 4 मार्क्स कर देता है किसी को, एक स्टूडेंट को लॉस, उस क्वेश्चन को कोई देखता नहीं है। फिर 26 जनवरी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस पे, जिसको जेएसएससी फाइनल आंसर की कहती है, उस पे अपना क्वेरी रेज करते हैं आरटीआई के थ्रू। वो आरटीआई करते हैं ये डिमांड करते हुए कि जिन क्वेश्चंस को जो उनको लगता है कि जो डिपार्टमेंट जिनका रॉन्ग आंसर दिया हुआ है और डिपार्टमेंट कहता है कि वो आंसर राइट है, वो उसका आरटीआई करते हैं कि आप हमें रिप्लाई दीजिए कि ये क्वेश्चन जिसको आप कंसिडर कर रहे हैं कि ऑप्शन ए करेक्ट है, वो आप किस बुक के रेफरेंस से ले रहे हैं। स्टूडेंट अपने राइट का इस्तेमाल करता है कि किस रेफरेंस से वो इस आंसर को ए कंसिडर कर रहे हैं, उस रेफरेंस का नाम बताइए, क्योंकि वो स्टूडेंट के राइट टू एजुकेशन के तहत वो उसका हक है कि उसको किसी आंसर का जवाब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई दूसरा बताया जा रहा है तो उसको सोर्स बताया जाए, अदरवाइज वो फिर से किसी और एग्जाम में जाएगा, फिर वहाँ ये गलती हो सकती है। अब आरटीआई होता है 26 जनवरी तक। लगभग 10 आरटीआई का जो इन्फॉर्मेशन अभी तक हमको मिला है, वो 10 आरटीआई का इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट है, 10 स्टूडेंट्स ने आरटीआई किया और उसमें से एक का भी रिप्लाई नहीं करता है जेएसएससी। या तो वो टीसीएस को भेजा गया या तो वो टीसीएस को नहीं भेजा गया, क्योंकि आरटीआई करने का राइट हमेशा डिपार्टमेंट से जिससे हम लोगों का एग्जाम कंडक्ट होता है। जब आरटीआई किया गया उसका आज के डेट में 29 फरवरी 2024 ऑलमोस्ट 35 दिन हो चुके हैं, जबकि 30 दिनों के अंदर आरटीआई का रिप्लाई आना चाहिए था। अब आरटीआई का रिप्लाई नहीं दे करके डायरेक्टली 28 फरवरी यानी कल के दिन जेएसएससी निकालती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट, मतलब डीवी लिस्ट। और डीवी लिस्ट में जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं वो उसमें से जो टोटल 1500 पोस्ट्स हैं
एग्जैक्टली फिगर्स नहीं कहा जाए, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि सारे स्टूडेंट की अपनी कम्युनिटी होती है, स्टूडेंट्स आपको कहीं ना कहीं आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो 2/3 ऑफ द सीट्स, लगभग 1500 में 900 से 1000 सीट पे जो 28 सितंबर, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनको डीवी लिस्ट के लिए बुला लिया जाता है। और रिमेनिंग जो 500 आपके सीट्स रहते हैं, उसमें सारे ही शिफ्ट्स, ये जो 15 शिफ्ट से लगभग उसमें से 10 से 15 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट हर शिफ्ट से सिर्फ आते हैं। और 900 से 1000 स्टूडेंट सिर्फ 3 शिफ्ट में। अगर हम लोग एवरेज की बात करें तो ऑलमोस्ट 250 से 300 स्टूडेंट 28 तारीख से, 250 से 300 स्टूडेंट 30 तारीख से और 1 तारीख से सेलेक्ट होते हैं। जब मार्क्स पता किया जाता है तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 28 अक्टूबर को 240 लेकर के आए हैं, मे बी, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा अभी क्योंकि एग्जाम अभी प्रोसेस में है, अभी बहुत सारे डेटाज अवेलेबल नहीं है। जो स्टूडेंट बता रहे हैं वही चीज़ हम आपको यहाँ पे कोट कर रहे हैं कि 250, 300, 310, 320 नंबर ला करके स्टूडेंट ऐसे हैं जो डीवी लिस्ट में जिनका नाम है, क्योंकि उनका एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट कराया गया था और उनका नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया, और 519 नंबर ला करके 5 अक्टूबर का कैंडिडेट उसको डीबी लिस्ट में नहीं बुलाया गया। आप डिफरेंस समझ सकते हैं। कोई 250-300 नंबर ला करके भी अगर कोई डीबी लिस्ट में जा रहा है, और कोई 519 नंबर, 513 नंबर, ये आपको 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 14 अक्टूबर में आपको 490 मार्क्स के अप्रॉक्सीमेटली जो स्टूडेंट ले करके आ रहा है, उसको नॉर्मलाइजेशन के बाद वो मार्क्स कितना इंक्रीज हुआ अभी तक तो ये नहीं पता। वो तो चलो डिपार्टमेंट इनके बताएगी, नहीं बताएगी, वो तो जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा। अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर 300 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन इतना हो रहा है कि 519 लाने वाले स्टूडेंट का नॉर्मलाइजेशन के बाद भी वो कंसिडर नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप 250 से 300 मार्क्स जो है वो नॉर्मलाइजेशन में मिल रहा है। अगर 28 या 30 सितंबर को कोई स्टूडेंट 300 ला रहा है और वो डीवी लिस्ट में है, और कोई 513 ला रहा है 5 अक्टूबर को, या 519 ला रहा है 5 अक्टूबर को, और वो डीबी लिस्ट में नहीं है, इसका मतलब है कि 519 वाले का भी नॉर्मलाइजेशन का जो इफेक्ट है, अगर उसको घटाया भी गया होगा तो क्या वो इतना कम हो जाता है जो 300 मार्क्स लाए हुए 28 वाले स्टूडेंट को 300 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिले और वो टोटल 600 के करीब हो और वो डीबी लिस्ट में जाए। तो नॉर्मलाइजेशन सारे एग्जाम्स में होता है, लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला समझ से परे हो रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स के। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें एग्जाम कंडक्ट होने के बाद जब रिजल्ट आता है तो स्टूडेंट में सेटिस्फैक्शन नहीं रहता है। कहीं ना कहीं हम लोग भी इस बात को समझते हैं, एज ए फैकल्टी, एज ए टीचर, इस बात को समझते हैं कि स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं निकलता है, जो बॉर्डर लाइन से चूकते हैं उनमें कहीं ना कहीं रोष रहता है। बट जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, एसएससी जेई हो या गेट का एग्ज़ाम हो या बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, वो इतने अच्छे तरीके से कराए जाते हैं, उसमें आप कह सकते हैं कि इतना क्लैरिटी रहता है कि 2 मार्क्स से चूकने वाला स्टूडेंट भी सिर्फ अपने ऊपर अफसोस करता है कि कहीं से 2 मार्क्स ज़्यादा आ जाते। उसको इस बात का भरोसा होता है कि एग्ज़ाम फेयर तरीके से हुआ है, जो नॉर्मलाइजेशन मेथड यूज़ किया गया है उस पर कोई क्वेश्चन रेज नहीं करता है किसी भी एग्ज़ाम में। आपने आज तक शायद ये सुना भी नहीं होगा कि इतना बड़ा कोई केस हो रहा है नॉर्मलाइजेशन मेथड को लेकर के। अब सडनली कोई 300 मार्क्स लाए हुए स्टूडेंट को, नो डाउट उसका एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट हुआ था, नो डाउट वो स्टूडेंट मेहनत करके अपने बल पे 300 नंबर ही लाया था 720 में, लेकिन 720 में 520 लाने वाले का नॉर्मलाइजेशन आप किसी भी तरीके से करेंगे ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि 519 और 14 अक्टूबर में 490 मार्क्स लाया हुआ स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को डाउट होना शुरू हो जाता है, और ये 1-2 स्टूडेंट्स की नहीं, लगभग 500 स्टूडेंट्स की बात हो रही है। जितना नॉलेज अभी तक हमको एक जो डेटा मिला है, अभी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है, हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक वो स्टूडेंट 500 से वो पार करके 1000 स्टूडेंट्स हो चुके होंगे। ऐसे 1000 स्टूडेंट्स की ये क्वेरी आ रही है कि एक नॉर्मलाइजेशन मेथड में कुछ बहुत ब्लंडर हुआ है, तो क्या डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जब उनको मेल किया जा रहा है तो क्या वो इसका रिप्लाई दें? क्या स्टूडेंट्स को ये जो क्वेरी उनके दिमाग में नहीं आएगा कि क्या इसको कहीं मैटर ऑफ एक जुडिशरी में ले जाया जाए और इसको डिपार्टमेंट से, क्योंकि डिपार्टमेंट डायरेक्टली रिप्लाई नहीं करता है, जब डिपार्टमेंट आरटीआई का रिप्लाई नहीं कर रहा है, जब डिपार्टमेंट किसी मेल का रिप्लाई नहीं कर रहा है, कोई नोटिस निकाल करके नहीं दे रहा है। जीएसएससी जेई को लेकर के स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेरीज आए हैं, बहुत सारे आंदोलन भी हुए थे जो रिजल्ट निकालने को लेकर के हुए थे,
बट रिजल्ट निकालने में भी जो स्टूडेंट शामिल थे उनको भी ये नहीं पता था, जो 510 मार्क्स लेके आए हैं उनको ये नहीं पता था कि डीवी लिस्ट में उनका, वो तो ज्वाइनिंग लेटर का वेट कर रहे थे। जो पास्ट रिकॉर्ड्स को देखते हुए जो जेएसएससी का ही एग्जाम का पास्ट रिकॉर्ड बताता है कि अगर आप 60% से बियॉन्ड है या 65% से भी बियॉन्ड है तो आप कह सकते हैं कि आप सेफर साइड हैं। अब वो स्टूडेंट 70% से भी ज़्यादा मार्क्स लेकर के आया है 720 में, और वो नॉर्मलाइजेशन में कंसिडर नहीं किया जा रहा है, तो क्या डिपार्टमेंट ये ना बताए कि ऐसा क्या नॉर्मलाइजेशन हुआ जिससे आपका जो 50% से भी कम मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट 70% से भी ज़्यादा लाने वाले को क्रॉस कर जा रहा है और वो स्टूडेंट डीवी लिस्ट में नहीं आ रहा है। इस नॉर्मलाइजेशन मेथड के ऊपर सवाल बनता है। आप लोग अपनी राय दें कि इस पे क्या आपका कमेंट है, क्या आपको लगता है क्या स्टूडेंट्स गलत सोच रहे हैं, क्या डिपार्टमेंट कुछ गलती कर रहा है, या अगर टीसीएस ने ये नॉर्मलाइजेशन का मेथड अपनाया है तो टीसीएस का ही नॉर्मलाइजेशन मेथड एसएससी जेई पे भी लागू होता है, वहाँ फिर इतने परसेंटेज में नॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। तो फिर टीसीएस का मेथड अचानक से जेएसएससी के एग्ज़ाम में आकर के चेंज क्यों हो गया? अगर जेएसएससी अपना एक फॉर्मूला यूज़ करती है तो क्या ये फॉर्मूला ऑब्सोलीट नहीं है? क्या ये फॉर्मूला इनप्रैक्टिकल नहीं है कि ये फॉर्मूला में सडनली 300 के स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं और 500 नंबर लाने वाले स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं? ये सारे क्वेरी आज 29 फरवरी 2024 को भी स्टूडेंट्स के माइंड में है और स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आ रहा है कि नेक्स्ट अब करना क्या है। 4 मार्च और 5 मार्च को डीवी लिस्ट के लिए आपको बुलाया गया है जेएसएससी के ऑफिस में। जिनका रिजल्ट निकल चुका है उनको बहुत बहुत बधाई, लेकिन जिनका रिजल्ट ऐसे जो बॉर्डर्स पे स्टूडेंट्स हैं या जेन्युइनली एज अ टीचर भी अगर हम एक इस सिस्टम को समझते हैं तो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ डाउट रेज होता है। और हाल के दिनों में जो झारखंड में जो सारी घटनाएं हुई हैं, जेएसएससी का चेयरमैन बदल दिया जाता है, फिर नए चेयरमैन आते हैं, फिर जो एक सेक्रेटरी जो मेंबर की पोस्ट खाली थी उस मेंबर को फिल कर दिया जाता है, लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं अभी रिजल्ट आने डीवी लिस्ट आने से 1 हफ्ते पहले, और उसके बाद भी जस्ट का तस सिचुएशन, कोई भी क्लैरिटी नहीं, कोई इस बात पे कोई डिस्कशन करने वाला कोई मेंबर सामने नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन सुनने को मिले हैं कि झारखंड में जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें जैसे जेएसएससी जेई का जो एग्ज़ाम था जेडीएलसीसी 2023, इसमें 60-40 का रेशियो लिया जाएगा। अगर 60-40 के रेशियो को भी ध्यान रखते हैं, अगर 60% सीट्स लोकल कैंडिडेट्स फिल करेंगे जो कि उनका राइट है, तो रिमेनिंग 40% सीट्स पे जब बात की जाती है तो भी 519 लाने वाला कैंडिडेट भले ही वो अकेला क्यों नहीं हो, लेकिन क्वेश्चन तो रेज होता है कि आखिर वो डीवी लिस्ट से कैसे बाहर हो गया, क्योंकि उसके मार्क्स इतने थे कि वो अपने आप को सिलेक्टेड कंसिडर कर रहा था। तो उसको ये बात जानने की उत्सुकता क्यों नहीं होगी कि आखिर कैसा नॉर्मलाइजेशन मेथड है जो उसको सेलेक्ट नहीं कर रहा है। तो बाकी सारे कैंडिडेट्स की तो बात ही नहीं की है, जो 55 से लेकर 65% तक जो मार्क्स जो लाए हैं वो स्टूडेंट्स को तो वैसे ही अपने ऊपर डाउट होने लग गया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सही हो, क्योंकि ये मार्क्स ऑब्टेन की बात नहीं हो रही है, ये नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है। नॉर्मलाइजेशन में हार्ड वाले शिफ्ट को इजी के बराबर किया जाता है, लेकिन ये कैसा नॉर्मलाइजेशन है जिसमें जो इजी शिफ्ट ही अगर कंसीडर किया जा रहा है तो उसके स्टूडेंट्स जो है वो सेलेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। किसी एक शिफ्ट से सिर्फ 3 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं 1000 के शिफ्ट में, और किसी एक शिफ्ट से 300 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। तो क्या ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज नहीं कर रहा है सिलेक्शन पॉलिसी के ऊपर, नॉर्मलाइजेशन के पॉलिसी के ऊपर? आप अपनी राय दें कि आपको क्या लगता है कि इसमें सही स्टेप स्टूडेंट्स को क्या अपनाना चाहिए, और क्या स्टूडेंट जो ये क्वेरी रेस कर रहे हैं क्या वो ये गलत रेस कर रहे हैं, क्या ये मैटर जुडिशरी तक पहुंचना चाहिए, या क्या डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो एक क्लैरिफिकेशन दे कि कौन सा नॉर्मलाइजेशन मेथड यूज़ किया गया है, इस नॉर्मलाइजेशन मेथड पे इतनी उंगलियां क्यों उठ रही हैं। थैंक यू।